आ गई कॉलेज से? कैसा रहा आज का दिन? सब ठीक रहा दीदी। आज पहला दिन था तो कुछ नए दोस्त भी बन गए। बहुत मजा आया। सही है, ध्यान से दोस्ती करना, सबके साथ नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है। मन लगाकर पढ़ाई करनी है और माँ बाबूजी का सपना पूरा करना है तुझे। हाँ दीदी, आपका साथ है तो मैं जरूर पूरा करूंगा उनके सपनों को। काश आज माँ बाबूजी हमारे साथ होते। तेरे साथ माँ बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा है। मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ और बाबूजी दोनों हैं। ठीक है, बहुत हुआ प्यार। अब ज्यादा बटरिंग नहीं। अब जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लगाती हूँ। ओके मिल लॉर्ड। चाचा जी, चाची जी प्रणाम। खुश रहो बेटी। अरे पूर्णिमा बेटी, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीत रही होगी ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी। आप बताइए, आज कैसे हमारी याद आई? सोचा तुम दोनों से मिल लूं। आखिर भैया भाभी के जाने के बाद तुम दोनों हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए आ गई। बेटी, मैं सोच रही थी हम सब मिलकर खुशी से रहते और तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ न होती। जी चाची जी, आप क्या कहना चाहती हैं? अगर तुम अपने हिस्से की जमीन अपने भाई को दे देती तो सब कुछ ठीक रहता। जमीन भी यूं ही पड़ी बेकार हो रही है, हम उस पर खेती कर लेते। चाचा जी, जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। फिर भी आप हमसे इसे छोड़ने की बात क्यों करते हैं? अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो भी तो बंजर ही पड़ी है ना, और तुम दोनों बहनों से खेती हो पाएगी क्या? चाचा जी, ये जमीन चाहे अभी बंजर हो, लेकिन हमारे लिए ये बस जमीन नहीं है, ये माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। हमसे खेती होगी या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन हम इसे किसी हाल में यूं ही नहीं छोड़ सकते। मेहनत करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे तो उठेंगे भी, मगर इस जमीन को जरूर संवारेंगे। देख लेना, एक दिन रोती हुई अपने चाचा के पास ही आएगी, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। फिर भी ना छूटी माँ बाबूजी की यादों में अब भी जली एक रुकी हुई चिंगारी। अगर अब चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और सरलता या गरमी न भाव हो, तो ये वैकल्पिक पंक्तियाँ भी है। छोटे थे सपने, भारी था दर्द, पर माँ बाबूजी की मिट्टी से ही जुड़ी है मेरी जिंदगी की रस्में। साया फिर भी ना झुकी माँ बाबूजी की यादों में अब भी जली एक रुकी हुई चिंगारी। अगर अब चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और सरलता या गरमी न भाव हो, तो ये वैकल्पिक पंक्तियाँ भी है। छोटे थे सपने, भारी था दर्द, पर माँ बाबूजी की मिट्टी से ही जुड़ी है मेरी जिंदगी की रस्में।
दीदी, चाचा जी हमारी जमीन हमसे छीनना चाहते हैं क्या? हाँ पूनम, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमसे हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी नहीं छीन सकता। दीदी, कल शाम शर्मा अंकल के घर पर सत्संग है, चलिए ना, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। लोग बातें बनाते हैं पूनम, लोग ताने मारते हैं और समझते हैं कि हम सिर्फ खाने या दिखावे के लिए जाते हैं। दीदी, दूसरों की सोच पर हमारा क्या जोर है? हमें तो बस अपनी नीयत साफ रखनी है। हम तो श्रद्धा से जाते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे, भगवान तो हर जगह है, तुम यहीं से भगवान को पूजना। चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। दीदी, आप भूल गई, कल संडे है। ओके, पर मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। यही सब बातें करते करते दोनों बहनें जैसे तैसे एक दूसरे को हौसला देती हुई अपने बिस्तर पर सो जाती हैं, मन में ढेर सारे सवाल, पर साथ ही एक अटूट हिम्मत और उम्मीद लेकर। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों बहनें जागती हैं और निकल पड़ती हैं बाबूजी की उस जमीन की ओर, जो अब सिर्फ बंजर मिट्टी नहीं बल्कि उनके सपनों की पहली ईंट बन चुकी थी। दीदी, माँ बाबूजी की दी हुई चीज को संभाल कर रखा, तभी तो आज हमारी मेहनत रंग ला रही है। देखो ना, कितनी बढ़िया सब्जियां उगी हैं। अब इन्हें बेचकर हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हाँ, तू सही कहती है, सब्जियां बेच के थोड़ा बहुत गुजारा हो ही जाएगा। ये सब तो हमारे माँ बाबूजी का आशीर्वाद है, वरना हम क्या कर पाते। दीदी, आज खेत पर सब कुछ कितना सूनापन सा लग रहा है। माँ बाबूजी के बिना यहाँ की हर चीज अधूरी और खाली सी लगती है। खेत की मिट्टी भी जैसे अपनी खुशबू खो बैठी हो। हाँ पूनम, अब हम ही माँ बाबूजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमें हार नहीं माननी। तुझे माँ बाबूजी का सपना पूरा करना है, तुझे डॉक्टर बनाकर माँ बाबूजी का सपना पूरा करना है। दीदी, जरा देखो, यहाँ किसी ने लकड़ी की खूंटी गाड़ दी है। ये पहले तो कभी नहीं थी। क्या किसी ने हमारी जमीन पर दावा करने की कोशिश की है? कहीं कोई जमीन हथियाने की चाल तो नहीं? मुझे पूरा यकीन है ये चाचा चाची की चाल है। हमारी जमीन हड़पने की साजिश चल रही है। हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए। बेटा, खेत खलिहान संभालना आसान काम नहीं, अकेले कैसे निभाओगी? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन माँ बाबूजी ने हमें सिखाया था कि हिम्मत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर किसी की भलाई जमीन छीनने से शुरू होती है तो हमें वो भलाई नहीं चाहिए। ये जमीन तो गोपाल के दादाजी की है, इसीलिए इस पर हम दोनों भाइयों का हिस्सा है। शायद तुम्हारे पिताजी ये बताना भूल गए, इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं, हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। नहीं, ये जमीन हमारे माँ बापूजी की है। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना, जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। दीदी, क्या चाचा जी नकली कागज बनाने की बात तो नहीं कर रहे? हाँ पूनम, ऐसा लग रहा है कि चाचा जी कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, लालच में आदमी कुछ भी कर सकता है। दीदी,
हमें मुखिया जी और गांव वालों से बात करनी चाहिए। कोई हमारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है? मुखिया जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची हमारी माँ बाबूजी की आखिरी निशानी, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः फर्जी कागजात बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। कृपया हमारी न्याय दिलाने में मदद करें। बेटा, अगर कोई गलत कर रहा है तो पंचायत उसे छोड़ेगी नहीं। सबके सामने सच सामने लाया जाएगा। सत्यपाल जी, अगर ये सच है तो ये हमारे कस्बे की शान के खिलाफ है। परिवार के नाम पर धोखा देना यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुखिया जी, हमने इन बेटियों को अपने बच्चों की तरह पाला। अब ये हमें ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इन्हें जमीन की अहमियत नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब सब कुछ मेरा जिम्मा है। पर जमीन का मामला है और सवाल हक का है। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है। इन्हें हम अच्छे से जानते हैं। ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। और जहां तक सत्यपाल की बात है, उसका मुंह में राम बगल में छुरी वाला स्वभाव हम भली भांति समझते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम बस अपना हिस्सा चाहते हैं, जो हमारे माँ बाबूजी ने छोड़ा था। बेटियों, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं इस गांव का मुखिया हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मुखिया जी, आप शायद हमारी बात नहीं समझ रहे। हमने तो बस सुझाव दिया था। सत्यपाल, सुझाव देना और चालाकी से जमीन हड़पना दोनों में फर्क होता है। ये बेटियां अब अकेली नहीं हैं, पूरा गांव इनके साथ है। गांव तो तब साथ देगा जब इन दोनों के पास कुछ देने को होगा। कमला, जुबान को लगाम दो। जिनकी नीयत साफ होती है, उनके साथ भगवान खड़ा होता है। और आज ये दोनों बेटियां भगवान से कम नहीं, जो अकेले सब झेल रही हैं। तो क्या अब गांव की जमीन के फैसले औरतें करेंगी? हाँ गोपाल, औरतें भी जमीन का हक रखती हैं। माँ की ममता से लेकर खेत की मिट्टी तक संभाल सकती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हार का कारण बनेगी। अब इस मामले की जांच होगी। पटवारी को बुलाया जाएगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा। कोई भी फर्जीवाड़ा हुआ तो पंचायत सख्त कार्रवाई करेगी। माँ बाबूजी की मिट्टी का ये आखिरी निशान है। दिल में जला हुआ बस उनका ही अरमान है। छूटे सब रिश्ते पर सच हमारा साथ है। हम अनाथ सही पर हक की ये शुरुआत है। दीदी, क्या गांव के लोग हमारे साथ खड़े होंगे? देखते हैं पूनम, क्या होता है। अब तो किसी पर भरोसा भी नहीं रहा। जब माँ बाबूजी चले गए, तब किसने हमारी मदद की? कोई नहीं। अब बस भगवान पर भरोसा है। माँ बाबूजी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर है, और वही हमारे हौसले की ताकत है। दीदी, देखना, सब ठीक होगा। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दीदी, यकीन ही नहीं होता कि अब हम अकेले हैं। कभी कभी लगता है बाबूजी अचानक आ जाएंगे और हमें गले लगा लेंगे। हाँ पूनम, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, लेकिन तू चिंता मत कर। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ दीदी, सच में ऐसा ही हुआ। माँ बाबूजी के बाद सबने साथ देने की बात की थी, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो गए। चाचा चाची भी बस जमीन की वजह से ही हमारे करीब रहे, बाकी सब तो छोड़ गए। दुनिया सच में बहुत चालाक हो गई है पूनम।
आज रिश्ते खून से नहीं, पैसे धन से बने हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे पूरा दम लगाकर। दीदी, क्या हम ये लड़ाई जीत पाएंगे? दुनिया तो ताकतवरों के साथ खड़ी होती है। हम भी ताकतवर हैं पूनम, अपने इरादों से, अपने प्यार से और माँ बाबूजी की यादों से। दीदी, आपने कभी हार नहीं मानी ना, मैं भी नहीं मानूंगी। बस यही हिम्मत चाहिए। कल से हम अपने खेत की देखरेख और तेजी से शुरू करेंगे। देखो कैसे मेहनत कर रही हैं दोनों बहनें। सच में इनसे सीखना चाहिए। सत्यपाल ने अगर सच में गलत किया है तो अब बच नहीं पाएगा। आजकल तो हर तरफ यही चर्चा है। पूनम और पूर्णिमा की जमीन पर उनके चाचा जी की नजर लगी हुई है। हाँ भाई, किसी ने बताया कि उन्होंने तो नकली कागज भी बनवा लिए हैं। कैसी बेशर्मी है, भाई की बेटियों के साथ ऐसा धोखा। जिस जमीन पर लड़कियों ने अपनी मेहनत से फसल उगाई, अब उसी पर कब्जा करने की चाल, ये तो सरासर गलत है। मुखिया जी, हमें आपकी मदद और इंसाफ की जरूरत है। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और लगता है कि आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगे। हम कमजोर नहीं हैं, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आकर हमारी जमीन हड़प ले जाए? यह हमारे माँ बाबूजी की निशानी है। हमें इसका पूरा हक है। कृपया हमारी मदद करें। मुखिया जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई के जाने के बाद हमने ही इन्हें संभाला है। आप भी यह अच्छी तरह जानते हैं। अब जब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, तो वो हमें बदनाम कर रही हैं। सोचिए, क्या यही इंसानियत है? पूर्णिमा, तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं। तुम सब एक ही परिवार हो, तो फिर झगड़ा क्यों? और सरकारी कागजों के हिसाब से भी उनकी जमीन में हक है। मुखिया जी, ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं, बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। सत्यनारायण की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनके भाई सत्यपाल का भी हिस्सा आता है। ऐसे कैसे? आप लोग सिर्फ कागजात की बात कर रहे हो, लेकिन क्या कोई सबूत है कि हमारी जमीन में चाचा जी का भी हिस्सा है? हाँ पूर्णिमा बेटिया, बात तो सही है। तुम लोग कुछ पक्के सबूत भी दिखाओ, तभी मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें तो सीधे उनके पीछे जाना चाहिए था। बता तो, मेरे चाचा ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? बिटिया, मुझे गलत मत समझना। जो मैंने अभी तक देखा उसे सच माना था, लेकिन अब मैं पूरी जांच करके सही फैसला लूंगा। आगे से सत्यपाल की बातों में नहीं आऊंगा।
अगर वे लोग तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और उन्हें कड़ी सजा भी दूंगा। दीदी, आपको क्या लगता है हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर वो कपटी चाचा चाची के हाथ चली जाएगी? हाँ पूनम, मैं भी यही सोच रही हूँ। उन लोगों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वे इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया है। दीदी, आज खेत चले? पिछली बार की बची सब्जियां तो ठीक होंगी ना? कहीं कोई जानवर तो नुकसान नहीं कर गया? कभी कभी गाय बकरी आ जाती है और सब बिगाड़ देती हैं। हाँ पूनम, चलो खेत चलकर देखते हैं, मन भी हल्का हो जाएगा। बची हुई सब्जियां बेचने लायक हुई या नहीं, ये भी साथ में देख लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, गाय बकरी तो पता नहीं, पर कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पर बुरी नजर रखे हुए हैं। दीदी, देखो गोपाल भैया आ रहा है। बहुत घमंड हो गया तुम दोनों में। गोपाल भैया, हम बस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। हक तो मेरा भी है इस पर, क्योंकि ये जमीन हमारे बाबा की थी, तो इस पर हम सबका हक हुआ ना। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को कह रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। भैया, प्यार से रहना तो हम आज भी चाहते हैं, लेकिन डराकर धमकाकर अगर आप अपना हक चाहते हैं तो माफ कीजिए, हम अब चुप नहीं बैठेंगे। माँ बाबूजी की जमीन है ये, और उनके दिए संस्कार भी हम छीनेंगे नहीं, लेकिन अब कोई हमसे छीने ये भी नहीं होने देंगे। गोपाल, अगर तुम्हें वाकई में बाबा की जमीन का सम्मान होता तो तुम इसे हथियाने की नहीं, मारने की बात करते। प्यार से साथ रहने की बात करके अब धमकी दे रहे हो। याद रखना, जमीन का हक कागजों से नहीं, नीयत से तय होता है, और तुम्हारी नीयत अब सबके सामने आ चुकी है। अच्छा, तो अब बहनों ने भी लड़ने का दम रख लिया है। ठीक है, देखता हूं कितना हौसला है तुम दोनों में। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। अब जो होगा वो देख लेना। पंचायत से लेकर अदालत तक सब जगह पहुंचाऊंगा इस बात को। दीदी, ये लोग तो जैसे पीछे ही पड़ गए हैं हमारे। हमने किसी का कुछ नहीं छीना, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। चाचा के पास सब कुछ है, खेत है, दुकान है, पैसा है, फिर भी हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम अकेले हैं? कमजोर समझ रखा है क्या हमें? पूनम,
इंसान की लालच की कोई हद नहीं होती। चाहे उसके पास सब कुछ हो, फिर भी और चाहिए होता है। ऐसे में कुछ लोग दूसरों का नुकसान करते हैं, तो कुछ अपने ही लोगों का दिल दुखाते हैं। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पूनम। सही लड़ाई लड़ रहे हैं हम माँ बाबूजी के हक के लिए। जो भी हमारे साथ अन्याय करेगा उसे हम मुंहत और जवाब देंगे। साथ हैं हम और जीत हमारी होगी। बाकी उनके किए का हिसाब तो ऊपर वाला ज़रूर करेगा। हमें बस अपने रास्ते पर अडिग रहना है। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं। तभी एक दिन अचानक सत्यपाल की चावल की मिल में किसी कारण आग लग उठती है। यह खबर मिलते ही सत्यपाल और उनका बेटा तुरंत वहां पहुंचते हैं। मिल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। गांव वालों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया था। सत्यपाल और उनके बेटे को वहां आते देख लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अरे, ये आग यूं ही थोड़ी लगी है। ये तो सत्यपाल और उसके घर वालों के किए बुरे कर्मों का फल है। उन्होंने उन बेचारी बिन माँ बाप की लड़कियों के साथ जो जुल्म किए, उसका अंजाम अब सबके सामने है। ऊपर वाला देर से सही, पर इंसाफ जरूर करता है। बिल्कुल भाई, तुमने तो दिल की बात कह दी। सच में भगवान के घर देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं होता। जिसने जैसा बोया है वही एक दिन काटेगा। यही तो उस ऊपर वाले का इंसाफ है। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। पूर्णिमा और पूनम के प्रति उनका जो व्यवहार था, वो सोच के सत्यपाल को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का जमींदार आया, जिसके साथ सत्यपाल ये चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ सत्यपाल, राइस मिल में आग लग गई है। सब कुछ खाक हो गया। मेरे तो सारे पैसे डूब गए। तेरे कहने पर ही तेरी जमीन में राइस मिल डलवाई थी। अब नुकसान हुआ है तो भरपाई भी तुझे ही करनी पड़ेगी। समझा क्या? सेठ जी, सच कहूं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये हादसा कैसे हो गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठूंगा। आप बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। कैसी मोहल्लत मांग रहा है तू? तेरे साथ बिजनेस किया, वही तेरे लिए बड़ी बात थी। अब मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकता। सीधा सीधा मेरे पैसे वापस कर दे और उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेठ जी, इस मुसीबत के वक्त आप अपना मुंह मत मोड़िए। मैं कुछ नहीं जानता, बस अपने पैसे वापस चाहिए। मैंने तुम लोगों की बहुत मदद की है। तुम जैसे लोगों के साथ व्यापार करना मेरे लिए बड़ी बात थी। अब जो भी करना हो करो, बस पैसे मुझे वापस कर दो। ठीक है? तो फिर आप मेरी ये जमीन ले लीजिए, इससे आपका कुछ कर्ज तो चुक जाएगा ना। अगर ठीक है तो मैं कल जमीन के कागजात भेज दूंगा। बाकी पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे चावल की मिल के हिस्सेदार थे और इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। तो इसका सारा नुकसान मैं अकेले क्यों सहूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तो अपनी जमीन के कागजात भेज दे, बाकी पैसे बाद में वसूल लूंगा। अरे भाग्यवान, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। कारोबार, जमीन, सब कुछ। बस ये घर ही बचा है। लगता है हमारे बुरे कर्मों का ही नतीजा है। भगवान ने हमें ये सजा दी है। ऐसा मत सोचो कि सब खत्म हो गया। रास्ता तो मिलेगा ही। हम इतने आसानी से बर्बाद नहीं हो सकते।
और हाँ, तुम तो दूसरे गांव वाले जमींदार के साथ कारोबार करते थे ना, उनसे मदद मांग लो, शायद वो कुछ हाथ बढ़ाएं। अरे कैसी मदद माँ, वो आदमी मदद करेगा। अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे मिलके जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या बोल रहा है? अगर किसी से मदद नहीं मिली तो फिर हम क्या करेंगे? इस मुश्किल वक्त में छोड़ो भाग्यवान, जो होना था वो हो गया। ये सब हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। सोचो तो सही, हमने अपनी उन दोनों भतीजियों को कितना तड़पाया, कितना दुख दिया, उसी का पाप हमें लग गया है। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो गलत किया था उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब तो यही सोच सोचकर डर लग रहा है कि बिना पैसों के ये घर कैसे चलेगा। हाँ गोपाल बेटा, तू सही कह रहा है। अब ये घर कैसे चलेगा, यही समझ नहीं आ रहा। गांव में तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं बचा। पूर्णिमा और पूनम के साथ जो गलत किया, उसके लिए गांव वाले भी हमसे मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे हालात में तो लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सड़क पर आ जाएंगे हम। ये जी, मेरे दिल में एक बात आई है, क्यों ना हम पूर्णिमा और पूनम के पास चले, सीधे जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़कर। जो गलती हमसे हुई उसको कब तक ढोते रहेंगे? अगर हम सच्चे मन से माफी मांगेंगे तो शायद वो हमें माफ कर दे, और हो सकता है हमारी मदद भी कर दे। मदद किस बात की मांगे उनसे? उनके पास खुद ही कुछ नहीं बचा, और फिर जितनी तकलीफ दी है हमने उन्हें, वो तो शायद हमारा चेहरा भी देखना न चाहे। अरे तुम क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जितनी तकलीफ दी है हमने उन्हें, अब किस मुंह से जाएंगे उनके पास? और खुद वो कौन सी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, हमें क्या सहारा देंगे वो? अरे आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। हम अगर पूरे दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगे और उनसे उनके खेत पर खेती करने की इजाजत मांगे, तो शायद बात बन जाए, और जो भी खेती से मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा हम उन्हें देंगे। सीधा साफ हिसाब, हमारा भी गुजारा हो जाएगा और उनका भी नुकसान नहीं होगा। और देखिए, मैं ये सब किसी लालच में नहीं कह रही हूँ। हालात बहुत खराब हैं, मजबूरी में सोच समझकर ये बात रख रही हूँ। हाँ, तुम्हारी बात में दम है। अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। कोई हमारी मदद करने वाला तो है नहीं, और सच कहूँ तो हमें कोई बड़ा काम आता भी नहीं। बस जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी जानते हैं, उसी से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा और पूनम मान गई तो गोपाल भी मेरे साथ खेत में हाथ बंटा देगा। अब बस उम्मीद है कि वे हमारे हालात को समझें और एक मौका दें। हाँ बाबूजी, मैं जरूर मदद करूंगा। चलिए उनसे बात करने चलते हैं, और अगर वे मदद भी ना करें तो कम से कम माफी तो मिल ही जाए, ये तो उम्मीद रखनी चाहिए। चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? पूर्णिमा बेटी, हमारे चावल के मिल में आग लग गई है। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे आपके बारे में पता चला और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको सच में लगता है कि हमने वो आग लगाई है? नहीं पूर्णिमा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो तुम दोनों से माफी मांगने और मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। मदद? कैसी मदद चाची? हम तो खुद ही जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और आप किस हक से हमारी मदद की उम्मीद रखते हो? हम तो कोई बड़े लोग भी नहीं हैं आपके लिए। हम जरूर मदद करेंगे चाची, जो भी हुआ सो हुआ। आखिर आप हमारे चाचा चाची हो, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही हो तू पूनम? पागल हो गई है क्या? भूल गई वो सारा दर्द जो इन लोगों ने हमें दिया था?
हमारे मुश्किल वक्त में ये कहाँ थे? अब हम क्यों मदद करें इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी। अगर माँ बाबूजी होते तो वे भी इस मुसीबत में इनकी मदद करते। माँ बाबूजी कहते थे कि माफी सबसे बड़ी जीत होती है और जो माफ करता है वही असली विजेता होता है। फिर भी पूनम, मैं उनकी गलतियों को नहीं भूल पाऊंगी, इसलिए मदद करने को तैयार नहीं हूँ। बेटा पूर्णिमा, पूनम, मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मैं उम्र भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। दीदी, मेरी कसम है, कृपया उनकी मदद कर दो। वैसे भी अगर ये हमारे जमीन पर खेती करेंगे तो हमें भी बहुत फायदा होगा। फिर हम सब मिलकर खुशी खुशी रह सकेंगे। दीदी, मान जाओ ना, माँ बाबूजी की कमी बहुत महसूस होती है। उनके साथ रहने से मन को सुकून मिलता था। माँ बाबूजी की यादें हैं, हम दो बहनें हैं आस लिए, ज़मीं बचाएंगे। पूर्णिमा, पूनम का मासूम चेहरा और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक माँ बाबूजी की सिखाई ममता की झलक देखकर पिघल जाती है। चाचा चाची और गोपाल हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी कोई गलती नहीं करेंगे। माँ बाबूजी की यादें हैं, हम दो बहनें हैं आस लिए, ज़मीं बचाएंगे हर हाल में, हौसला हमारा साथी है। माँ बाबूजी की यादें हैं, हम दो बहनें हैं आस लिए, ज़मीं बचाएंगे हर हाल में, हौसला हमारा साथी है। माँ बाबूजी की यादें हैं, हम दो बहनें हैं आस लिए, ज़मीं बचाएंगे हर हाल में, हौसला हमारा साथी है।